अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ वैन बुक, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। बेसिकली इसमें हमने जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें वैल्यूज़ मिसिंग हैं, उनको हमने फिल आउट करना है विद दिस लिमिटेड गिवन इंफॉर्मेशन, जो कि ये है हमारे पास। तो मैंने इसको एज इट इज़ इस शीट के ऊपर उतार लिया है और गिवन इंफॉर्मेशन भी लिख ली है। अब हमारे पास जो गिवन डाटा है वो हमारे पास क्रेडिट सेल्स दी गई हैं, हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया गया, और बैलेंस शीट में अगर देखें तो हमें कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के वैल्यू दी हुई है, अमाउंट अकाउंट पेबल दिया हुआ है, एक्रूल्स दिए हुए हैं, एंड देन लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है, कॉमन स्टॉक रिटेन अर्निंग्स दिया हुआ है। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है, अदर इन्फॉर्मेशन करंट रेशियो पे बताया हुआ है कि करंट रेशियो हमारी 3 है, डेप्रिसिएशन की उन्होंने अमाउंट बताई हुई है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बताया हुआ है, टोटल लाइबिलिटीज़ एंड शेयर और इक्विटी की रेशियो बताई हुई है कि 1:1 है, कि बराबर की इनकी वैल्यू है। देन एवरेज कलेक्शन पीरियड का बताया हुआ है कि 45 डेज़ है, एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है 7% है, और हमें पता है कि इसका जो फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट मार्जिन का वो ये है कि नेट प्रॉफिट का डिवाइड करते हैं सेल के साथ एंड मल्टीप्लाई इट विथ 100। तो अगर हम इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई करें और अब हमें देखें तो हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है, हमें सेल्स की वैल्यू भी मिली हुई है, और हमें 100 का भी पता है कि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम क्या करेंगे कि सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सेल्स हमारे पास 8000 है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा विथ नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कि 7 है, ठीक है, और इसको हम साथ डिवाइड करेंगे विद 100, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। तो अब हमें पता है कि ये हमारी पहली वैल्यू निकल आई। अब हमें टैक्सेस का पता है कि टैक्सेस जो है 44% है टैक्सेस हमारे टोटल अमाउंट के। तो जो बकाया की अमाउंट होगी जो हमारी 56% होगा वो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। तो इसको फाइंड करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आप जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको आप डिवाइड कर दो विथ 56%, तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगर हम आफ्टर जो टैक्सेस की वैल्यू निकालना चाहें तो हम इसको माइनस कर देंगे इसमें से, और हमारे पास टैक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारे पास ये आ गया है, उसके बाद हम मूव करते हैं कि और क्या चीज़ हमें दी गई है। अगर हम टोटल लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी की बात करें तो ये 1:1 है। यहाँ पे जो हमें वैल्यू दी हुई है कॉमन स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग, ये हमारी क्या है, शेयर होल्डर इक्विटी है। तो इसका मतलब ये है कि शेयर और इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो है हमारी मिल के टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी बनाती है। तो अगर 1:1 है तो जो इसकी वैल्यू होगी कॉमन स्टॉक की वही हमारी टोटल लाइबिलिटी उसकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की होगी। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि ये जो है बराबर होगा इटसेल्फ। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी 7500, ठीक है। अब हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट भी आ गया है, हमारे पास एक कैपिटल भी है एंड टोटल लाइबिलिटीज़ भी हैं। तो अगर टोटल लाइबिलिटीज़ में से देखा जाए कि टोटल लाइबिलिटीज़ और इक्विटी में हम माइनस कर दें, हमें पता है कि टोटल लाइबिलिटीज़ हमारे पास 3750 की हैं, ठीक है, और हम इसको करंट लाइबिलिटीज़ भी इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं कि हम सबसे पहले टोटल लाइबिलिटीज़ इक्विटी में से माइनस करेंगे कॉमन स्टॉक को, ठीक है, और उसमें से माइनस करेंगे लॉन्ग टर्म डेट को, और हमारे पास आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। और बैंक लोन फाइंड करना भी इजी हो जाएगा हमारे लिए कि हम क्या करेंगे, करंट लाइबिलिटीज़ में से करंट अकाउंट पेबल एंड एक्रूल्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैंक लोन आ गया। ये हमारी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हम अगर हम एसेट साइड को देखें, एसेट साइड में हमें पता है कि टोटल एसेट्स हमारे टोटल लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी के बराबर होते हैं, हम इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि करंट एसेट्स को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास इन्होंने एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है, ठीक है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब ये है कि
45 डेज़ का दिया हुआ। और इसका अगर आप फार्मूला देखें रिसीवेबल्स का, और अगर हम इस फार्मूले को ज़रा सिंप्लीफाई करें, जो इनका नॉर्मल फार्मूला होता है कि आप कलेक्शन किस तरह करते हैं, आप 360 का इन्होंने ईयर कंसीडर किया हुआ है, तो 360 को डिवाइड करते हैं हम रिसीवेबल टर्नओवर के साथ। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें तो इसका ये फॉर्मूला बनता है कि क्रेडिट सेल्स को आप मल्टीप्लाई करते हो एवरेज कलेक्शन पीरियड के साथ और इसको डिवाइड कर देते हो 360 डेज़ के साथ, तो आपके पास आ जाता है रिसीवेबल्स। ठीक है, रिसीवेबल्स हमारे पास कहाँ पे हैं, ये रिसीवेबल्स हैं हमारे। क्या तरीका है, क्रेडिट सेल्स को आप मल्टीप्लाई करते हो विद एवरेज कलेक्शन पीरियड दैट इज़ 45 एंड देन यू डिवाइड इट विद 360 डेज। ठीक है, ये आपके पास आ गया रिसीवेबल 1000। ठीक है, अगर हम देख लें कोई फॉर्मूले में फॉल्ट ना हो, इसको हम ब्रैकेट बंद करके देखते हैं पहले। ठीक है, 1000 आ गया। अगर हम करंट एसेट्स के बारे में बात करते हैं, हमारे पास करंट रेशियो दी हुई उन्होंने कि करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ है हमारे पास, CR भी है, बस हमारे पास CA नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वो जो हमारा करंट लायबिलिटीज़ है वो करंट रेशियो से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास करंट एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल एक तरह से सिंपल चीज़ हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको फॉर्मूला यहाँ पे पुट करते हैं कि जो हमारा करंट ये लायबिलिटीज़ थी, ठीक है, हमारे पास करंट रेशियो दिया हुआ है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो हमारे पास करंट रेशियो की वैल्यू है, हमारे पास करंट लायबिलिटी है, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके करंट रेशियो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। तो हम ये लेंगे करंट लायबिलिटी को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ करंट रेशियो के साथ और हमारे पास आ जाएगा करंट एसेट्स। अब हमारे पास करंट एसेट्स आ गए हैं, टोटल एसेट्स हैं, तो हम नेट फिक्स एसेट्स भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या तरीका हुआ कि यहाँ से इसको माइनस करेंगे विद करंट एसेट, तो हमारे पास नेट फिक्स एसेट आ जाएंगे। और इन्वेंट्री को अगर हमने फाइंड करना तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे एंड आल्सो दिस वन, कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज माइनस करेंगे तो हमारे पास इन्वेंट्रीज आ गई। अब हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना है। तो उसका भी एक फॉर्मूला है कि आप इन्वेंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देते हो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के साथ, तो आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इन्वेंट्री हमारे पास क्या है 1800 और उसको हम अगर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें रेशियो के साथ जो कि 3 है, तो हमारे पास जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अगर हम प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, ये आ गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। देन हम क्या करेंगे कि हम टोटल जो वैल्यू होगी उसको माइनस कर देंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो ये क्या होगा हमारे पास, तो इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि हम ये ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे सारे एक्सपेंसेस को, तो हमारे पास आ जाएगी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। सॉरी, ये जो है हमारे पास इसकी वैल्यू है वो ऐसे होगा कि हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे जस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, देन हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, टैक्सेस को हम नहीं ऐड करेंगे इसमें। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास 1200 हमारा सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो हम इसके हिसाब से इसको टोटली सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा आंसर है।